हेलो बालको, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए और प्रत्येक चैप्टर का 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए वीवीआई क्वेश्चन। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, उससे वो ऐप खुलेगा, उस ऐप को डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध, जिससे एक ऑब्जेक्टिव तो 1-2 साल बीच करके हर साल पूछता है। तो इस संबंध क्या होता है और ये कैसे आता है, उस संबंध पहले हम लोग निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, निरक्षीय मतलब होता है इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन में चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0/4 पाई और हमारा m/r³ होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है बालक। तो अच्छी स्थिति में हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0/4 पाई और ये हमारा 2m और बटा में हमारा r³ होता है। अब देखिए, हम लोग 2m/r³ को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो b अक्षीय और बराबर यहाँ 2 और गुना μ0/4 पाई और ये हमारा m और बटा में r³ लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, ऊपर देखिए, यहाँ पर हमारा है μ0/4 पाई और m/r³। यहाँ भी देखिए μ0/4 पाई और m/r³। तो क्या इसके जगह पर हम लोग b निरक्षीय लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बराबर में है वो। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे बालक? b अक्षीय बराबर, अक्षीय मतलब एक्सियल होता है, ठीक ना, एक्सियल पोजीशन। तो b एक्सियल बराबर 2 गुना b निरक्षीय, ठीक। यही हमारा हो गया अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध। और इसके बाद एक नीचे लाइन लिख लीजिएगा कि अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो निरक्षीय स्थिति से 2 गुना होता है, ठीक है। इस लाइन को याद रखिएगा कि चुंबक के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान निरक्षीय स्थिति से 2 गुना होता है। अब इससे जुड़ा हुआ 2 नोट होता है, जिससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है? कई बार क्या होता है कि पूछ देता है कि b अक्षीय और ये हमारा b अक्षीय और b निरक्षीय का मान कितना होता है। तो देखिए, तो जो b निरक्षीय है इसको नीचे भागा में भेजिएगा, तो b अक्षीय बटा b निरक्षीय का मान किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो यही 2 आंसर हो गया। लेकिन कई बार आंसर 2 नहीं रहता है, कई बार आंसर रहता है 2:1। तो 2 के नीचे कितना छुपा हुआ? 1 छुपा हुआ है। तो इसको हम लोग 2:1 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो जब आंसर 2 ना मिले तो किसको खोजिएगा? 2:1 को खोजिएगा। तो ये हो गया नोट 1। इसको पलट के लिखिए, इसको पलटिएगा तो आपका नोट 2 निकल के आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा b निरक्षीय और बटा में हमारा b अक्षीय। तो b निरक्षीय बटा में b अक्षीय बराबर हमारा क्या हो जाएगा बालक? 1/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1:2। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन देखिए, दोनों पॉइंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट है, क्योंकि इसी से हम ये दोनों फार्मूला निकाले हैं उलट फेर करके। तो मेन फार्मूला को याद रखिए, बाकी निकालना सब अपना हाथ में होता है, इसको आप याद रखिएगा। अब 2 नोट और भी आपका है। 2 नोट और क्या है उसको समझिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय विभव होता है μ0/4 पाई और m या p भी लिख सकते हैं। चलिए p ही लिख रहे हैं, p/r होता है। यानी कि एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय विभव होता है v=1/r, या इसी को लिख सकते हैं v=r∞ लिख सकते हैं। एकल ध्रुव के कारण हुआ। जबकि डबल ध्रुव के कारण चुंबकीय विभव था μ0/4 पाई और आपका था m/r² था। तो ये सब यदि कांस्टेंट हो जाए तो इसके लिए हम लिखेंगे v=1/r², यानी कि v=r∞2 भी लिख सकते हैं।
तो द्विध्रुव के कारण होता है V समानुपाती R इन्वर्स 2 होता है और एकल के कारण R इन्वर्स 1 होता है। ये तो हुआ विद्युत विभव के बारे में। अब आते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। देखिए किसी एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमारा B बराबर होता है म्यू नोट बटा 4 पाई और 2m बटा RQ होता है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं B समानुपाती 1 बटा RQ लिख सकते हैं, या B समानुपाती R इन्वर्स 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एकल चुंबकीय ध्रुव होता है उसके कारण होता है B बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई और ये हमारा होता है P बटा R स्क्वायर होता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा B समानुपाती 1 बटा R स्क्वायर, यानी कि B समानुपाती R इन्वर्स 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि दोनों पॉइंट से ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए हम आपको इतना डिटेल में बता रहे हैं। जब क्वेश्चन बैंक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कौन लेवल का पूछता है, तो वहाँ आपको बड़ा खुशी होगा कि चलिए हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। अब देखिए हमको पढ़ना है उदासीन बिंदु, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? तो देखिए जैसे हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है और हम लोग पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र से घिरे हुए। जैसे मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है और यदि ई नॉर्थ है और ई साउथ है, तो हम लोग पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र से घिरे हुए हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र से घिरे हुए हैं, तो इसका मतलब कि पृथ्वी के हर जगह पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो पृथ्वी का के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आपका है जिससे हम लोग घिरे हुए हैं। ये पहला बात हुआ। दूसरा बात हुआ कि किसी चुंबक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई छड़ चुंबक है, तो छड़ चुंबक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग BM से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? BM से लिखते हैं। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। और जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, इसका 2 घटक होता है। एक इसका क्षैतिज घटक होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसका एगो, जिसको हम लोग BH से लिखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को BH से लिखते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। और एक होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, जिसको हम लोग VB से लिखते हैं। इसको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर। तो उदासीन बिंदु क्या होता है बालक? तो पृथ्वी पर कोई एक ऐसा बिंदु जहाँ पर किसी छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का परिणामी शून्य होता है, उसी बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। बात समझ में आया? कि कोई एक ऐसा बिंदु जहाँ पर छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का परिणामी शून्य होता है, तो उस बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु बोलते हैं। और उदासीन बिंदु की स्थिति में जितना BM का मान होता है उतना ही हमारा BH का भी मान होता है। उदासीन बिंदु की स्थिति में जितना BM का मान होता है उतना ही BH का मान होता है। अब आखिर उदासीन बिंदु कहाँ कहाँ होता है, उसके लिए हम डायग्राम चलिए बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एगो आपका इसे मैग्नेट है। ठीक, मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ है। पहले वो इस लाइन खींच देते हैं, ठीक ना। यहाँ वो लाइन खींच दी आपका। यहाँ मान लीजिए कि एगो मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ है एगो, और यहाँ आपका एगो साउथ है। ठीक, और ई मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट एगो D है और यहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एगो BH है और ई एगो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आपका BM है। तो दोनों के दोनों एक ही दिशा में है। और यहाँ मान लीजिए कि पृथ्वी का एगो पॉइंट यहाँ C है कोई, यहाँ पर एगो चुंबकीय क्षेत्र BH है और यहाँ आपका एगो चुंबकीय क्षेत्र BM है। यहाँ 2 चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आज चूँकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होता है, और जब 2 चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं किसी पॉइंट पर, तो दोनों का रिजल्टेंट वहाँ पर 0 नहीं होता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र BM है और चुंबकीय क्षेत्र BH है, ये दोनों का रिजल्टेंट पॉइंट D पर 0 नहीं होगा और ना ही पॉइंट C पर 0 होगा।
तो आखिर जीरो कहाँ होगा। तो चलिए उसके लिए हम इधर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाला आपका BH है और ऊपर की ओर है, ये वाला हमारा BM है जो हमारा नीचे की ओर है, और इस दोनों को हम मिलाते हैं ऐसे डॉट डॉट से, और यहाँ एक हम पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ऊपर की ओर यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर Q है, और यहाँ हमारा BH है, और यहाँ हमारा BM है, ठीक ना। यहाँ देखिए दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, जैसे BH हमारा ऊपर की ओर है और BM हमारा नीचे की ओर है। और उदासीन बिंदु की स्थिति में जितना BH का मान होता है उतना ही BM का मान होता है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होता है तो R बराबर A - B के रूप में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ही हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आएगा आपका BM - BH आएगा, लेकिन चूंकि जितना BM का मान होता है उतना ही BH का होता है, तो B का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस डायग्राम में उदासीन बिंदु केवल P पर प्राप्त होगा और बिंदु Q पर प्राप्त होगा। C और D पर उदासीन बिंदु इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो चुंबकीय क्षेत्र यदि एक ही दिशा में होंगे तो वहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट B बराबर होता है BM + BH होता है, वहाँ पर BM + BH होता है, दोनों का योगफल, ठीक ना। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो हम लोग R बराबर √a² b² 2ab cos थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा बराबर 0 होने पर इतना आता है, a + b के रूप में आता है, और थीटा बराबर 180 डिग्री कंडीशन में a - b के रूप में आता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर होगा तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो इस डायग्राम में दो उदासीन बिंदु है, न्यूट्रल पॉइंट, एक P और एक Q, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चुंबक में टेंजेंट का नियम। चुंबक में टेंजेंट का नियम, एक टेंजेंट का नियम हम लोग को और आगे भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर चुंबक में पहले पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको क्या कर सके, समझा सके। यहाँ देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका दो गो चुंबकीय क्षेत्र है। एकरा पर आपका चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं कि B है, और एकरा पर हम एकरा पर मान लेते हैं कि हमारा इस पर चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेते हैं कि यहाँ आपका BH है, ठीक ना। एकरा पर BH है और एकरा पर हम मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र आपका एकरा पर B है, ठीक ना। एकरा पर B है और एकरा में आपका BH है। हम लोग क्या करते हैं कि देखिए दो गो चुंबकीय क्षेत्र है और दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत है। तो इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं परस्पर लंबवत समतलीय चुंबकीय क्षेत्र। परस्पर लंबवत समतलीय चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब ये दो परस्पर लंबवत समतलीय चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग एगो चुंबकीय सुई को ले जाके छोड़ देते हैं, धागा से बांध के इसे लटका देते हैं, तो वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से विक्षेपित हो जाता है। जैसे ये सुई को लटकाइएगा इसे ना, तो विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित होकर आपका ऐसे हो जाता है चुंबक, ऐसे हो जाएगा चुंबक। तो मान लीजिए कि चुंबक का इला आपका साउथ है, और सॉरी इला नॉर्थ है, ये वाला चुंबक का साउथ है। ये चुंबकवा के जैसे ही लटकाया जाता है चुंबकवा का होता है विक्षेपित हो जाता है, अपना स्थान से विक्षेपित हो जाता है। तो इसको हम लोग मान लिए कि ये वाला साउथ है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए इसको हम डॉट डॉट से इसे मिला रहे हैं, एक हम लोग डॉट डॉट से मिलाएंगे। यहाँ पर जितना कोण से विक्षेपित हुआ हम कोण मान लेते हैं थीटा। अब देखिए चूँकि हाई वाला B होता है तो हाई वाला कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। और चूँकि देखिए हाई वाला हमार BH है तो एहू वाला हमार कितना हो जाएगा, BH हो जाएगा, ठीक ना। तो टेंजेंट के नियम के अनुसार ये जो हमारा फार्मूला हुआ ना, तो एक से हम इस कोण के लिए निकालेंगे यदि tan थीटा बराबर tan थीटा। तो इससे देखिए tan थीटा आप लिखिएगा ना, तो tan थीटा बराबर हमारा थीटा के सामने वाला लंब, तो हम लोग लिखेंगे B, ठीक, और बट आधार, तो ई वाला हमारा हो जाएगा आधार, ई वाला तो हमारा लिखाएगा कुछ BH लिखाएगा, ठीक है, यहाँ BH लिखाएगा। अब यहीं से चुंबक में टेंजेंट का नियम उत्पन्न होता है। क्या होता है चुंबक में टेंजेंट के नियम कि परस्पर लंबवत दो समतलीय चुंबकीय क्षेत्र में, परस्पर लंबवत दो समतलीय चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चुंबकीय सुई को विक्षेपित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसे छोड़ दिया जाता है स्वतंत्र रूप से, तो चुंबकीय सुई जितना कोण से विक्षेपित होता है, तो मान लीजिए कि थीटा कोण से विक्षेपित होता है,
तो ये जितना कोण से विक्षेपित होता है उस कोण का टेंजेंट यानी कि कोण थीटा का टेंजेंट टेन थीटा वो दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के प्रबलताओं के अनुपात के बराबर होता है। यही आपका है चुंबक में टेंजेंट का नियम। नहीं समझे? फिर से एक बार सुनिए। जैसे दो परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो चुंबकीय सुई का जो विक्षेप कोण होता है, विक्षेप कोण थीटा के टेंजेंट यानी कि टेन थीटा का मान वो दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के प्रबलताओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर बी बटा बी एच। यही आपका हो गया चुंबक में टेंजेंट का नियम। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है, इसको याद कर रख लीजिएगा। तो इससे हमारा हो जाएगा b बराबर बी एच टेन थीटा हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा? बी एच टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन मान लीजिए कि कभी बी एच का मान निकालना हो, यदि हमरा एक से बी एच का मान निकालना हो तो बी एच का मान देखिए कौची हो जाएगा? b बटा में हमारा टेन थीटा हो जाएगा। बी एच का मान क्या हो जाएगा? b बटा टेन थीटा। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लोग लिख सकते हैं इसे b और 1 बटा टेन थीटा के कोट थीटा भी लिख सकते हैं। ये किसी भी रूप में पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, या तो 2 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट डिफिनेशन पूछेगा। तो डिफिनेशन तो बड़ा आसान है कि परस्पर लंबवत समतलीय चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय सुई के विक्षेप कोण का टेंजेंट दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के प्रबलताओं के अनुपात के बराबर होता है। यही आपका हो गया चुंबक में गॉस का नियम। समझ गए? सॉरी, चुंबक में टेंजेंट का नियम। अब हमारा टॉपिक आएगा चुंबक के लिए गॉस का नियम। देखिए, चुंबक के लिए गॉस का नियम पढ़े से पहले आप लोग विद्युत आवेश के लिए गॉस का नियम याद कीजिए। जैसे हम लोग गॉस का नियम पढ़ते थे विद्युत आवेश के लिए कि जैसे मान लीजिए कोई एगो बंद सतह है और बंद सतह के अंदर में कोई आवेश है, तो एक से चारों तरफ विद्युत क्षेत्र गुजरता था। तो इससे गुजरने वाला कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान, कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान जब किसी बंद सतह के अंदर में आवेश हो तो गॉस प्रमेय के अनुसार इस संपूर्ण सतह से होकर के गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान होता था सतह के भीतर उपस्थित आवेश Q का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता था। ठीक ना? यही आपका विद्युत आवेश के लिए गॉस का नियम था कि जब किसी बंद सतह के अंदर में आवेश हो तो संपूर्ण सतह से होकर के गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता था। ये तो विद्युत आवेश के लिए हो गया। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है चुंबक के लिए गॉस का नियम। तो देखिए, चुंबक जो होता है ना वास्तव में एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, क्योंकि चुंबक में एगो नॉर्थ होता है और एगो हमारा साउथ होता है। तो चुंबक जब किसी बंद सतह के अंदर होता है तो संपूर्ण सतह से होकर के गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। ये बात हम आपको एक पहले भी बताए हैं। कारण क्या है कि देखिए, जितना साउथ के शक्ति माइनस में होता है उतना ही नॉर्थ के शक्ति आपका प्लस में होता है। ठीक ना? तो जितना फ्लक्स ये से निकलता है उतना ही फ्लक्स ये से प्रवेश करता है। तो निकलने वाला फ्लक्स को पॉजिटिव लिखते हैं और इसमें जो प्रवेश करने वाला फ्लक्स होता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो जितना एक में से निकल रहा है उतना ही इनमें से प्रवेश करता है। कारण क्या है कि एजा पर एरिया का डायरेक्शन होता है बाहर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र भी बाहर की ओर। तो हेजा से निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव मान लीजिए कि यदि फाई है तो हेजा से एरिया का डायरेक्शन बाहर की ओर है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अंदर में घुस रहा है। तो यहाँ पर दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर फ्लक्स का मान आपका उतना ही आता है लेकिन माइनस में आता है, उतना ही आएगा लेकिन माइनस में आएगा। तो पूरा संपूर्ण सतह के लिए जब फ्लक्स जोड़िएगा ना फाई नेट यानी कि टोटल फ्लक्स है तो प्लस फाई और फिर हमारा माइनस फाई, तो ये पूरा फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? फाई नेट बराबर आपका 0 आएगा। तो चुंबक में गॉस का नियम क्या होता है कि जब किसी बंद सतह के अंदर कोई चुंबकीय द्विध्रुव स्थित हो यानी कि कोई चुंबक स्थित हो तो संपूर्ण सतह से होकर के गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है। कारण क्या है कि एकल ध्रुव वाला चुंबक का अस्तित्व होबे नहीं करता है।
जैसे आवेश में सिंगल आवेश पॉसिबल है, आवेश सिंगल भी हो सकता है, विद्युत द्विध्रुव के रूप में भी हो सकता है, लेकिन चुंबक का जो छोटा से छोटा टुकड़ा होता है उसमें भी एगो नॉर्थ होता है, एगो साउथ होता है। और जब भी कोई चुंबकीय द्विध्रुव किसी बंद सतह के अंदर में होता है तो इस संपूर्ण सतह से होकर के गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा शून्य होता है। यह बताता है कि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है, नहीं तो एकल ध्रुव वाला यदि चुंबक संभव होता तो इस बंद सतह से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 नहीं होता। जैसे हम लोग विद्युत आवेश के लिए कैसे पढ़ते हैं कि फाई बराबर Q इंटू 1/ε0, वैसे ही एकरो लगी कोई ना कोई फार्मूला होता, लेकिन चुंबक के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। जब भी किसी बंद सतह के अंदर में चुंबक हो तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है, यानी कि वेक्टर B और डॉट वेक्टर DS का मान हमेशा 0 होता है। किसके लिए भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमेशा 0 होता है। ये बात के एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए, कैसे कि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 2 नंबरिया में भी आ सकता है कि किसी भी बंद सतह के अंदर यदि कोई चुंबक हो, चाहे 10 गो चुंबक हो, चाहे 20 गो चुंबक हो, चाहे 1 गो चुंबक हो, उस संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान हमेशा 0 होगा। याद रहेगा ना, याद रखिएगा, नहीं तो काम करवा जाएगा। देखिए यहाँ नोट भी लिखल है, वही बात जो हम बता रहे थे आपको कि जब किसी बंद सतह के अंदर कोई चुंबक या चुंबकीय ध्रुव स्थित होता है तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा शून्य होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है घूर्ण चुंबकीय अनुपात, घूर्ण चुंबकीय जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। तो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है इसको समझिए। देखिए इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण म्यू एल उससे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण म्यू एल तथा कोणीय संवेग एल के अनुपात को चुंबकीय घूर्ण अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। परिभाषा समझिए, परिभाषा इसका मेन है कि इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण तथा कोणीय संवेग एल के अनुपात को घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। और घूर्ण चुंबकीय अनुपात का जो फार्मूला होता है, फार्मूला आपका होता है म्यू एल और बटा में हमारा एल। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान कितना होता है बालक? इलेक्ट्रॉन के लिए घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान होता है E/2 इंटू ME, E/2 इंटू ME। तो देखिए E/2 इंटू ME है ना, तो इसमें क्या कीजिए कि E के मान रख दीजिए। E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जो कि 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, और इसका द्रव्यमान होता है आपका 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg होता है। ठीक ना, ये पावर -31 को ऊपर लीजिएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाइएगा, यहाँ से दशमलव हो जाएगा कट जाएगा, उसके बाद गुना भागा कीजिएगा तो आपका आएगा 8.8 गुना 10 के पावर 10 कूलम प्रति kg। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछ सकता है। एक तो डिफिनेशन आता है 2 नंबर में घूर्ण चुंबकीय अनुपात का, दूसरा इससे क्या आता है कि एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए घूर्ण चुंबकीय अनुपात 8.8 गुना 10 के पावर 10 कूलम प्रति kg होता है। कई बार केवल ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछता है कि घूर्ण चुंबकीय अनुपात का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम प्रति kg होता है। ये सब बड़ी ऑब्जेक्टिव पूछता है बालक, ठीक ना, इसलिए ये सब आपको याद रखे पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। उसको सोल्व करना होगा तो हम मान रख दिए हैं, बस हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो आप घूर्ण चुंबकीय अनुपात समझ गए। एक और टॉपिक हम अपने मन से पढ़ाते हैं। देखिए जानते हैं कि जैसे परमाणु का आपका नाभिक है, परमाणु के नाभिक में 2 कण होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और हम लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर लगातार घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, और आवेशित कणों की लगातार गति के कारण विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है।
और विद्युत धारा की जहाँ उत्पत्ति होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण होता है। इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब अपना कक्षा में कक्षीय वेग से घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा में कक्षीय वेग से घूमता है, तो इसके चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण का मान, इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण का मान है 9.28 है गुना 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक ना। जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में एक निश्चित कक्षीय वेग से घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण का मान 9.28 गुना 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। कई बार ई मान ऐसे भी लिखा रहता है 9.28 गुना 10 के पावर -24 और जूल प्रति टेस्ला भी होता है। क्या होता है? जूल प्रति टेस्ला होता है। तो इसको आपको याद रखना है। ये जो मान है, इस मान को हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं। इतना मनवा के हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी आता है एग्जाम में कि बोर मैग्नेट्रॉन का मान कितना होता है। तो बोर मैग्नेट्रॉन का मान 9.28 गुना 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक ना। तो बोर मैग्नेट्रॉन का मान कितना होता है? 9.28 गुना 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर से हाथ धो दीजिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपका 1 और नंबर ऑब्जेक्टिव में जाए। ऑब्जेक्टिव में पूरा आना चाहिए। कैसे कि सब्जेक्टिव में कितनों साफ लिखिएगा ना, तो राइटिंग पर कुछ पे 1 नंबर काट लेता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जितना सही मारते हैं उतना मिल जाता है। ठीक ना। तो चलिए याद रखिएगा कि बोर मैग्नेट्रॉन का मान 9.28 गुना 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही बालक, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बालकों।